नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज की तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धा से भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और निराशा आम अनुभव बन चुके हैं हम सब के लिए। हम हर मोर्चे पर सफल होना चाहते हैं, लेकिन इस दौड़ में खुद को ही भूल गए हैं। ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि प्राचीन मार्ग है एक जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जो न सिर्फ मानसिक शांति देता है बल्कि भीतर की शक्ति और संतुलन को भी वापस लौटाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भागती दौड़ती जिंदगी में जहां हर पल एक नई दौड़ है, वहां ठहर कर सांस लेना भी एक कला बन चुका है। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी ने हमें जोड़ तो दिया, लेकिन भीतर से हम पहले से ज्यादा अकेले, बेचैन और असंतुलित हो गए हैं। तनाव, असफलता, प्रतिस्पर्धा ये अब हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या सच में कोई रास्ता है जो हमें इस उथल पुथल से बाहर निकालकर भीतर की शांति और संतुलन की ओर ले जाए? जी हाँ, वो है योग की शक्ति। आज हम बात करेंगे योग की उस शक्ति की जो न केवल शरीर को लचीला बनाती है बल्कि मन को भी स्थिर करती है, नियंत्रण में करती है। साथ ही आयुर्वेद की उन परंपराओं की बात भी करेंगे जो आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं 3 विशेषज्ञ जो हमें लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां से लौटकर आप खुद को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे और शायद खुद से जुड़ भी पाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी, संस्थापक योग मंदिरम ट्रस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर गोस्वामी। साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर रामावतार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा। और हमारे साथ योग गुरु सृष्टि कौशिक जुड़ी हुई हैं। सृष्टि, बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया सनसेट टीवी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए इस गहराई भरी, जानकारीपूर्ण और प्रेरक बातचीत में, जहां हम करेंगे चर्चा आज की जिंदगी, युवाओं की उम्मीदें, बुजुर्गों की जरूरतें और हर उम्र के लिए योग, और साथ ही आयुर्वेद के तमाम उपहारों की, जिन्हें आज से ही अगर आप नहीं अपना रहे हैं तो आज से ही अपनाना शुरू कीजिए। तो शुरुआत आपसे करूंगी डॉक्टर गोस्वामी। जैसे मैंने पहले कहा कि योग और आयुर्वेद दोनों की हम बात करें तो उनकी प्रासंगिकता आज भी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और आगे लेकर जाऊं तो मुझे लग रहा है प्रासंगिकता आज ज़्यादा है पहले से, क्योंकि आज जिंदगी, दिनचर्या, हर चीज़ बहुत बदल चुकी है। तो योग को लेकर आप क्या मैसेज देंगे सबसे पहले? जब से मानव है, प्रासंगिकता तब से है और जब तक रहेगा तब तक रहेगी, क्योंकि योग जुड़ा है हमारे स्वास्थ्य से, शरीर से, मन से, इंद्रियों से, प्राणों से। तो सबको संतुलित करना योग का एक मुख्य कार्य है। यदि जीवन संतुलित हो गया तो बाहर कितना भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हलचल क्यों ना हो, तनाव क्यों ना हो, झल्लाहट क्यों ना हो, हार क्यों ना हो और हानि क्यों ना हो, सब कुछ घटेगा जीवन में। लेकिन यदि हमने योग को पकड़ा हुआ है तो हमने अपने भीतर के संतुलन को पकड़ा हुआ है। और यदि भीतर का संतुलन मेरे साथ है, बाहर कितना भी असंतुलन हो, हम गिरेंगे नहीं। तो आज यदि हम देखें, चूंकि हम आज के दौर में जी रहे हैं और आज हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। हर व्यक्ति कुछ पा लेना चाहता है, हर समय हर व्यक्ति कुछ पा लेना ही चाहता था। नतीजा है तनाव है, क्रोध है, झल्लाहट है, उद्विग्नता है, चिड़चिड़ापन है, सब कुछ आ गया है। धन भी आया है तो धन के साथ साथ तनाव भी आया है। धन भी आया है तो नींद भी खोई है। धन भी आया है तो स्वास्थ्य भी कहीं गड़बड़ाया है। तो धन भी हो, पद भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, सब कुछ हो, लेकिन अंदर का आराम भी हो, सुकून भी हो, शांति भी हो, स्वास्थ्य भी हो, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा होगा। तो योग के अभ्यास, यदि हल्के फुल्के अभ्यास रोज थोड़ा समय निकाल लिया जाए, और हमारे पास समय होता है, हम कहते हैं कि समय नहीं है, लेकिन यदि समय नहीं है तो ये इतने सारे डिजिटल मीडिया कैसे चल रहे हैं, मोबाइल पे लोग घंटे घंटे बैठे रहते हैं, वो कैसे हो रहा है, स्क्रीन टाइम व्यक्ति देखता है 7 घंटे 8 घंटे, वो कैसे हो रहा है। समय है व्यक्ति के पास, लेकिन यदि उसके अंदर से ये भाव जग जाए कि मुझे अपने शरीर को स्वस्थ करना है, फिट करना है, अस्तित्व में ये भाव जगता है, जो वो बीमार हो जाता है। बिल्कुल, जब उसके हाथ से शक्ति निकल चुकी होती है, उम्र निकल चुकी होती है, तब वो जागता है, अरे ये क्या हो रहा है। तो क्यों ना बचपन से ही परिवार के सब सदस्य भी करें और बच्चों को भी साथ लेकर योग का अभ्यास करें। तो बचपन से यदि योग की आदत जीवन का हिस्सा बन जाए, तो जैसे खाने की आदत है, ब्रश करने की आदत है, वॉक की आदत है, एक दिनचर्या की सारी चीज़ें एक आदत से चलती हैं, योग भी एक आदत बन जाए तो जब तक उम्र है, वेद कहते हैं ना, जीवेम शरदः शतम, कि 100 साल तक जियो। यानी कि योग के अभ्यास से जब आप 100 साल तक जिएंगे तो सब कार्य करते हुए जिएंगे, स्वस्थ होकर जिएंगे। तो आज के समय में योग बहुत जरूरी हो गया है। और व्यक्ति, ऐसा नहीं कि अलग से समय निकालना है, आप कार में हैं,
कार में बैठे बैठे कुछ कर लीजिए, आप फ्लाइट में हैं वहाँ कुछ कर लीजिए, आप वॉक कर रहे हैं वहाँ कुछ कर लीजिए, आप कहीं भी हैं, श्वास तो आपके साथ ही है। बिल्कुल, सांसों की क्रियाएं तो चल सकती हैं, तो क्यों ना उस विधिवत तरीके से श्वासों को लेना ही आप सीख लें, तो मन के सारे रोग मिट जाएंगे। प्राण मन का आधार है, प्राण असंतुलित है तो मन असंतुलित है, तो यदि हम प्राणों को साध लें तो मन सध जाएगा। बिल्कुल। आज जो तनाव है, केवल एक श्वास पर ध्यान देते ही वो तनाव चला जाता है। घबराहट है, श्वास को विधिवत तरीके से ले लिया जाए, घबराहट चली जाएगी। ब्लड प्रेशर बढ़ा है, श्वास की टेक्निक सही प्रकार से हो जाए और कुछ देर के लिए श्वास को देख लें और सही तरीके से श्वास को ईड़ा पिंगला नाड़ियों से भर लें। बिल्कुल, तो ब्लड प्रेशर इसीलिए हम नॉर्मल हो कहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सांस हम सही तरीके से ही नहीं ले रहे हैं, ये भी लोगों को क्योंकि सिखाया नहीं पता है। बिल्कुल, आगे हम करेंगे इस पर बातचीत। डॉक्टर शर्मा, हम योग दिवस मना रहे हैं और ये योग दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो चुका है। 10 साल से ज़्यादा का सफ़र हम पूरा कर चुके हैं। इस बार वन अर्थ वन हेल्थ की थीम भी है। कैसे आपको लग रहा है कि जो योग दिवस मनाने की परंपरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसने जागरूकता को और ज़्यादा बढ़ाया है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं संसद टीवी के सभी श्रोताओं और इस स्टूडियो में बैठे हुए सभी विद्वज्जनों को जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसकी शुभकामना देना चाहता हूँ। और योग को समझने से पहले हमें स्वस्थता क्या होती है उसको समझना ज़रूरी है। ये एक डॉक्टर होने के नाते मैं बताना चाहूँगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी है उसमें बताया कि कोई भी व्यक्ति केवल रोग रहित या दुर्बलता रहित होने से स्वस्थ नहीं है, उसके साथ साथ में शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से प्रबल या दृढ़ है, तभी वह पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाएगा। और यह स्वस्थता जो है, कंप्लीट हेल्थ जो है, इसे प्राप्त करने के लिए योग एक बहुत अच्छा एक फ्री ऑफ टूल मैं कह सकता हूँ, जिसकी कोई हमें कीमत नहीं देनी पड़ती है। और मैं इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हुए एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा, जिसमें आपके श्रोताओं को ये समझ में आ जाएगा कि योग वास्तव में है क्या, इसके महत्व क्या है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से कैसे संपूर्ण विश्व के अंदर इसका जो इम्पैक्ट हो रहा है वो आपके श्रोताओं को इजीली समझ में आ जाएगा। ये कहानी है एक विजय नामक एक आम आदमी की। ये आम आदमी जो केवल सांसारिक जैसे नौकरी पेशा है, अपने जीवनचर्या में लगा हुआ है, जैसे आपने पहले बताया कि तनाव के अंदर जो है वो व्यस्त है, और इसी जो व्यस्तता के कारण उसका शरीर जो है विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होता जा रहा है। जैसे उसको कमर दर्द होना या नींद नहीं आना, या जो बाकी जैसे माइल्ड हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ हो जाना, लेकिन ये माइल्ड लेवल पे है कि उनका जो HbA1c है जो 5.4 से 6.7 के बीच है, हाइपरटेंशन 140 to 90 के बीच है। तो इस अवस्था के अंदर जब विजय डॉक्टर के पास में जाता है तो डॉक्टर ने उसे कहा, उसकी माइल्ड अवस्था को देखते हुए, कि यदि आपने अभी कुछ नहीं किया तो फिर आपको दवाइयों के ऊपर निर्भर करना होगा। और संयोग से क्या हुआ, अगले ही दिन प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। अच्छा। तो किसी मित्र के कहने पर विजय ने वो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कॉमन योगा प्रोटोकॉल आधे अधूरे मन से उसके अंदर भाग लिया, और उसने केवल आसन तक का उस पूरे मन से वो आसन तक सीखे, और घर पे आने के बाद में उस आसनों को लगभग 1 महीने तक उनका अभ्यास किया। तो उसने पाया कि मेरे शरीर में जो है उसमें थोड़ा हल्कापन आया, मेरा मोटापा कम हुआ और मुझे थोड़ा सुकून महसूस होने लगा स्वास्थ्य के रूप में। तो ये जो है उसे विजय ने प्रथम स्टेप के अंदर कि एक शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त किया। लेकिन फिर भी विजय के मन के अंदर बहुत सारे उत्क्लेश उद्भाव उत्पन्न हो रहे थे। उसको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि व्यवसाय की टेंशन, अपने परिवार की टेंशन, भविष्य की टेंशन। तो इस अवस्था में क्या हुआ, फिर जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो बना 2016 के अंदर, विजय ने सोचा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में उसने पूर्ण मन लगा करके भाग लिया। तो उसने फिर आसनों के साथ साथ प्राणायाम और ध्यान की जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है उसको भी पूरा मन लगा करके सीखा। तो उसके बाद में उसको घर पे आकर के उसने पूरा अभ्यास लगातार जारी रखा। तो इस अवस्था में विजय ने द्वितीय जो अपना लाभ है मानसिक स्वास्थ्य उसको प्राप्त किया। जी। फिर भी
विजय जो है आज की ये जो तनावपूर्ण ज़िंदगी है उसकी वजह से अपने वो पारिवारिक रिश्तों से और अपने पारिवारिक रिश्तों से दूर होता चला जा रहा है। वो परिवार और व्यवसाय और उसके बीच में सामंजस्य नहीं बना पा रहा है। तो विजय ने क्या किया, किसी जो CYP जो YCB सर्टिफाइड योगा टीचर है उनके पास में गया और उन्होंने एक सलाह दी कि आप थोड़ा यम और नियम का भी अभ्यास करिए। तो जो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्व प्रणिधान या इन सब का यम नियम का उसने अभ्यास किया। तो उस अभ्यास के साथ में फिर वो विजय जो है उसको ये सामंजस्य बनाना आ गया कि परिवार के साथ कैसे करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना, अहिंसा की भावना को अपनाना है। इस तरह विजय ने जो तीसरा स्टेप है सामाजिक स्वास्थ्य, जो समाज के लिए स्वास्थ्य, उसको भी हासिल कर लिया। जी जी। तो जब जीवन में एक बड़ा बदलाव हाँ, तो आपने एक उदाहरण विजय के जरिए दिया है। हाँ, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो इस विजय के द्वारा ये समझाना चाह रहा हूँ कि योग केवल आसन नहीं है। जैसे विजय ने यम नियम से सामाजिक स्वास्थ्य, आसन प्राणायाम से शारीरिक अंदर का शरीर और बाहर का स्वास्थ्य, और धारणा ध्यान समाधि के अभ्यास से मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो है उसने प्राप्त किया। तो हम सबको भी इसी तरह इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो है उसके अंदर एक प्रलय के रूप में शामिल होना चाहिए और इस एक विजय के रूप में हमें सबको बनना चाहिए। और सही मायने में जो विजय हासिल होगी उसका अनुभव एक अलग अनुभव एक अलग। और जैसे डॉक्टर गोस्वामी ने भी कहा था कि लोग तब योग की तरफ जाते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे विजय जी जब बीमार हुए उसके बाद ही उन्होंने योग का सहारा लिया, लेकिन अगर इसे समय रहते दिनचर्या में शामिल किया जाए तो एक अलग ही जीवन अलग तरह से जिया जा सकता है। सृष्टि, जैसे मैंने शुरू में भी कहा और हम सब जानते हैं, डॉक्टर गोस्वामी ने भी बात की कि हम घंटों स्क्रीन पे समय बिता रहे हैं, हमारे पास समय है लेकिन हम फिर भी नहीं दे रहे हैं, और इस भाग दौड़ में हम खुद से दूर हो रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम सच में क्या हैं या हम क्या चाहते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब भी लोगों के पास नहीं होता और इन प्रश्नों से दूर भी भागते हैं लोग क्योंकि जवाब नहीं है। लेकिन जब योग के सहारे इनर सेल्फ को ढूंढने की बात होती है या अपने इनर सेल्फ से रिकनेक्ट करने की बात होती है तो कितना बड़ा मार्ग योग बन सकता है? बिल्कुल। तो जैसा आपने बोला कि आजकल के माहौल में जितना इंटरनेट एक तरीके से वरदान भी है, हम अपने लोगों से, अपने प्रियजनों से बहुत आसानी से बात कर पाते हैं, मिल पाते हैं, वो जो पहले ज़माने में नहीं हो पाता था। पर जितना हम औरों से कनेक्ट कर पा रहे हैं आसानी से, उतना ही हम खुद से ही डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। इस वर्ल्ड में इतनी भागती दौड़ती ज़िंदगी है। तो योग का तो मतलब ही योग है जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से, खुद का खुद से। तो आप देखिए, आप जब किसी आसन में रुकते हैं, ठहरते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं, वहीं से ही मेंटल डिसिप्लिन आने लगता है। योग प्राणायाम की हेल्प से आपकी बॉडी में एक बैलेंस लाता है। वो खोया हुआ माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन जो होता है ना, वो लाने में हेल्प करता है। और अगर लोग बाग डरते हैं, बहुत सारे का ये क्वेश्चन रहता है कि मैं तो फ्लेक्सिबल ही नहीं हूँ, मैं योग कैसे करूँ। पर योग करने के लिए आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दृढ़ता चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए कि आप डेली प्रोग्रेस करें और स्टार्ट करिए नाड़ी शोधन प्राणायाम से। फिर चाहे आप कितने भी अपने आप से डिस्कनेक्टेड हैं, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जो प्राणायाम करने के बाद रोते हैं और रोने के बाद थैंक यू बोलते हैं कि हमें बहुत लाइट फील हो रहा है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम से स्टार्ट करें और योग के जरिए अपने आप को पाएं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी यही है, अपने आप को जानना कि मैं क्या हूँ और मेरा इस धरती पर अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया हूँ। ठीक है। डॉक्टर गोस्वामी, आपने डिसअपॉइंटमेंट को लेकर बहुत बात की है क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसे मैं कहूँ तो ये यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है, सार्वभौमिक है ये। और आजकल ये डिसअपॉइंटमेंट और ज़्यादा बढ़ रहा है। बाहरी रूप से हम जितने खुश दिख रहे हैं, अंदर से हम उतने ही दुखी हैं। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट की भावना है या दुख की भावना है, इसे कैसे योग के ज़रिए दूर किया जा सकता है? और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी भी कई लोग ये समझते हैं कि योग का रास्ता कठिन है और ये हमारे लिए नहीं है, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? बच्चा जब धीरे धीरे बढ़ता है तो उसको सिखाया जाता है कि जीवन में ना धन कमाना है, जीत हासिल करनी है, सुख को अपनाना है, जो भी अच्छा है उसकी तैयारी उसे कराई जाती है।
और धीरे धीरे उसी भाव से, उसी तैयारी के साथ वो अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाता है। उसे कभी ये सिखाया नहीं जाता यदि जीवन में दुख आएगा तो कैसे, यदि हार होगी तो कैसे, पराजय होगी तो कैसे, परिस्थितियां विपरीत होंगी तो क्या करना है, वो ट्रेनिंग उसकी होती ही नहीं है। केवल एक पक्ष की ट्रेनिंग होती है हमारी। तो जब एक पक्ष की ट्रेनिंग है, लेकिन जब दूसरा पक्ष आएगा, क्योंकि प्रकृति में तो दोनों पक्ष आएंगे, सुख भी है तो दुख भी है। जब हम लिखते हैं सुख और दुख तो दोनों के बीच में हाइफन लगाते हैं, मतलब यही है कि सुख के साथ दुख जुड़ा पड़ा है, लाभ के साथ हानि है ही है, जय के साथ पराजय है ही है, मान के साथ अपमान है ही है। सिखाया एक पक्ष गया, जब दूसरा पक्ष घटेगा तो व्यक्ति टूट जाता है। और यही कारण होता है कि व्यक्ति तनाव में है, क्रोध में है, झल्लाहट में है, डिसअपॉइंटेड है। सब उलझने इसी कारण से है। योग क्या करता है? योग दोनों की ट्रेनिंग देता है, या यूँ कहें कि दोनों में एक समता भाव दे देता है कि सुख है या दुख है, दोनों के बीच में आना है। हे अर्जुन, मैं द्वंद्वों में समास हूं। तो योग का मतलब है अपने से जुड़ जाना। तो जैसे ही आप अपने से जुड़ते हैं, अपने साथ रहते हैं, अपने में रहते हैं, मौन में होते हैं, एकांत में होते हैं, श्वासों के साथ होते हैं, मन को अमन कर रहे होते हैं, तो भीतर से जुड़ते हुए आपको एक आत्मिक शक्ति का अनुभव होने लगता है। फिर बाहर की परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, आप उनको बस एक जैसा देख रहे होते हैं। तो जब हम कमजोर हैं अंदर से, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए योग के सहारे की जरूरत है। और योग का मतलब, जैसा आप कह रहे हैं कि व्यक्ति कह रहे मैं कैसे करूंगा, मेरे से तो होगा नहीं। योग का मतलब केवल आसन करना तो है ही नहीं। योग तो एक जीवन जीने का तरीका है, एक शैली है जो बताता है कि सुबह उठे, आंख खुली और रात को आंख बंद करने तक पूरी दिनचर्या को आपको कैसे चलना है, बोलना कैसे है, देखना कैसे है, खाना कैसे खाना है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, विचार कौन से होने चाहिए, निर्णय किस तरह के हों, व्यवहार कैसा हो। ऐसा कोई पक्ष नहीं है जहाँ पर योग हमें शिक्षा न दे रहा हो। तो जब हम ये छोटे छोटे अभ्यासों को जीवन में डालना शुरू करते हैं, और कुछ भी नहीं तो श्वास को देखें, श्वास आ रहा है, वो जा रहा है, इतना तो कोई भी कर सकता है, और हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। बेड पे लेटा हुआ व्यक्ति भी कर सकता है कि श्वास जब भरे तो पेट को थोड़ा सा उठने दें, मतलब श्वास को उसके केंद्र तक पहुंचने दें। तो जैसे जैसे लंबा और गहरा श्वास होगा, वैसे वैसे मन उसी अनुकूल अनुपात में शांत होता चला जाएगा। तो कुछ देर के लिए लंबा और गहरा श्वास हर व्यक्ति को भरना चाहिए। हर स्टूडेंट को यदि एग्जाम के लिए जा रहा है तो केवल वो श्वास को लंबा गहरा भरना शुरू कर दे। यदि कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो अपनी श्वासों पर ध्यान ले आए। यदि कोई विपरीत परिस्थिति खड़ी है, श्वासों पर ध्यान ले आए। ऐसा कुछ हो गया है कि रात को नींद नहीं आ रही है, तो सांसों पर ध्यान ले आए। कुछ भी कर रहा हो, खाना भी खा रहा है तो अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाए। कुछ भी करते हुए जैसे ही आप अपने श्वासों के साथ जुड़ेंगे, आप बहुत ही सरल तरीके से योग के प्रैक्टिशनर हो गए। और जैसे ही आपको लगेगा कि अरे वाह कितना सरल है, फिर शरीर को थोड़ा झुकाएं, मोड़ें, खींचें। क्योंकि अलग अलग मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, वो हर तरह से मूव हो सकते हैं। बॉडी एनर्जी को बैलेंस किया जा सकता है। हम केवल एक एंगल से बैठ जाते हैं, नतीजा होता है कि जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, मसल्स स्टिफ हो जाती है और बॉडी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। तो योग के आसन, चूँकि शरीर और कुछ भी नहीं, एक एनर्जी है, और योग के आसन उस एनर्जी को बैलेंस करने का तरीका है। इसलिए खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, उल्टा लेटकर, हर तरीके से, जितने भी तरीके से शरीर को हम आगे पीछे दाएं बाएं मोड़ सकें वो मोड़ते हैं। नतीजा होता है शरीर के जिन अंगों पर ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पा रहा, या यूँ कहें कि संचार से प्रकार से नहीं हो पा रहा, अंग कमज़ोर हो रहे हैं, हैप्पी हार्मोन्स कम हो रहे हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड से प्रकार से काम नहीं कर रही हैं, तो जैसे हम प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, खिंचाव डालते हैं, वो अंग प्रत्यंग स्वस्थ होने लगते हैं, ऊर्जा से भर जाते हैं। वहाँ जो बीमारी आ रही थी, बीमारी दूर होने लगती है। और रोज़ करते रहने से बीमारी आएगी नहीं। ये ऐसे ही है कि जैसे आप रोज़ झाड़ू लगाएं, घर को साफ करें। अब आप बताएं कि घर कब गंदा होगा? 100 साल पुराना घर भी आपका बिल्कुल साफ रहेगा, क्योंकि आप रोज झाड़ू लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही रोज अंदर का स्नान करते जाओ। जैसे बाहर से स्नान करके बाहर से हम तरोताजगी से भर जाते हैं, अंदर का स्नान योग कराता है। और जैसे ही भीतर का स्नान करते हैं, अंदर से तरोताजगी से भर जाते हैं। और जैसे ही भीतर से तरोताजगी से भरते हैं, बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, आप पर फर्क नहीं पड़ता, और उस समस्या से निकलने के रास्ते आप निकालेंगे। क्योंकि आप समाधानों के समाधान को
अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं। हर समस्या का समाधान आप निकाल सकते हैं यदि भीतर से जुड़े हैं, और हर समस्या को बढ़ा सकते हैं यदि समस्या से जुड़े हैं। तो जीवन में जब भी समस्या आए, सांसों को देखें, भीतर जाएं और फिर उस समस्या को दूर हटकर देखें। समाधान भीतर से प्रकट हो जाएगा। और तब भी ना आए तो ध्यान आंख बंद करके माथे के बीच थोड़ी देर के लिए रख लेना आज्ञा चक्र पर। जैसे ही आज्ञा चक्र पर फोकस करेंगे, आप पाएंगे कि आप रिलैक्स हो रहे हैं, और शांत भाव ही समस्या का समाधान दे सकता है। अशांत भाव समस्या को बढ़ाता है। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो वो कहता है कि बात करता है इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, यानी प्रकृति के साथ आप कैसे उसके अनुरूप जीवन जिएं। तो ऐसे कौन से मूल सिद्धांत हैं, आज आप चाहेंगे दर्शक जाने, आयुर्वेद के कौन से ऐसे मोटे मोटे सिद्धांतों की आप बात करेंगे जिन्हें सभी को अपनाना ज़रूरी है, अपनाना चाहिए? आयुर्वेद का जो मूल उद्देश्य है, तो शास्त्र में जो उसका डेफिनेशन दिया है कि आयुर्वेद में स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, इसके दो भाग है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, दिस इज़ अ 50% पार्ट। यदि कोई व्यक्ति आतुर हो जाए, उसकी फिर आतुर को, रोगी को ठीक करना, दैट इज़ अ सेकंड मैनेजमेंट पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आयुर्वेद तो ये कहता है कि आप स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को रक्षा करने के लिए हमने जो शास्त्र में जो सिद्धांत, दिनचर्या, ऋतुचर्या ये बताए हैं, आप उनका पालन करिए। आपको रोगी होने की ज़रूरत ही ना पड़े और हमारे पास आना ही ना पड़े। इससे एक तो देश का हेल्थ बर्डन है वो भी कम होगा और देश की इकोनॉमिकली जो है ग्रोथ होगा। तो जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण में उसके अंदर बताया है कि दिनचर्या का पालन हमें प्रॉपर रूप से करना चाहिए। जैसे कि प्रातःकाल हमें कब उठना है। आज के ज़माने में लोगों को यही नहीं पता कि मुझे किस समय उठना है, उठते ही क्या करना है, खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, कब सोना है, ये सब पता नहीं है। इसलिए आयुर्वेद में एक पूरा कंप्लीट चैप्टर उसके ऊपर लिखा गया है दिनचर्या, कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर हमें उठना चाहिए, क्योंकि उस समय जो ब्रह्म मुहूर्त के समय जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो पूरा सेटल डाउन हुआ रहता है और हमारी जो इंद्रियां हैं वो एकदम प्रॉपर उस समय अपनी प्रॉपर स्टेज में होती है। तो उस समय उठ करके जो हम काम करेंगे वो एकदम हमारा 100% एफिशिएंसी से होगा। इसके साथ साथ जैसे आजकल लोगों में समस्याएं हैं कि जैसे कॉन्स्टिपेशन रहता है, क्योंकि वो 9 बजे उठते हैं। तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस समय बॉडी के अंदर जो प्राकृतिक रूप से वात का बैलेंस रहता है, तो वही वात जो है आपके डिफिकेशन को नेचुरली जो है मल का त्याग करने के लिए प्रेरित करता है। जो व्यक्ति 9 बजे बाद उठेगा तो उस समय जो वात का समय जो था वो गुजर चुका है, तो ऑटोमेटिकली उसको नेचुरली कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। फिर इसी तरह पहले सुबह उठते ही हमें क्या करना है कि तांबे के पात्र में रखा हुआ हमें रात भर रखा हुआ फिर वो पानी पीना चाहिए। तो उसका एक अपना साइंटिफिक बेनिफिट्स है कि कॉपर पॉट में रखा है तो कॉपर आइंस उस पानी में घुल करके आएंगे, सो इट विल रिलीज योर कॉन्स्टिपेशन। इसके साथ साथ आपके जो हीमोग्लोबिन के लेवल को भी बढ़ाएंगे कॉपर आइंस। तो और खाना कब खाना है ये समय हमें पता होना चाहिए कि व्हाट टू ईट पे आजकल सभी का फोकस है कि मुझे क्या खाना है, एप्पल खाना है या फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं या जो आलमंड्स ज़्यादा खाने हैं, ये सबको पता है। लेकिन व्हेन टू ईट, कब खाना है एंड हाउ टू ईट, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। जैसे स्वामी जी ने बताया कितना खाना है, और जैसे स्वामी जी ने बताया कि जो है हम मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं या गैजेट्स का यूज़ कर रहे हैं, उस समय हम खाना खा रहे हैं, तो हमारा ध्यान कहीं और है। तो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो प्रॉपर सीक्रेशंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन लेवल उधर है, टीवी की तरफ है या गैजेट्स की तरफ। तो इसलिए जो ध्यानपूर्वक खाना चाहिए हमें, और खाना कब खाना है ये भी बहुत मायने रखता है, और कितनी मात्रा में खाना है ये भी एक मायने रखता है। तो इन सब का डिटेल रूप में वर्णन जो है हमारे आयुर्वेद सिद्धांत संहिताओं में बताया गया है। यदि हम इन सभी का पालन करते हुए यदि हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर अग्रसित होंगे। यानी बैक टू बेसिक्स जब हम जाएंगे, जिससे हम दूर होते जा रहे हैं, जी, तो अपने आप में जो स्वास्थ्य का मार्ग है उस रास्ते पर हम चल पड़ेंगे। और खासकर दिनचर्या की बात जैसे आयुर्वेद भी करता है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है सबसे पहले, जो बहुत बिगड़ चुकी है। बिल्कुल सृष्टि, हम जब बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब ने भी बात की थी फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ की,
एक बड़ी बात है इमोशनल हेल्थ की, जिसके बारे में डॉक्टर गोस्वामी ने भी बताया। और हम जानते हैं कि इमोशंस को दबाना नहीं है, लेकिन उन्हें अपने तरह से आप कैसे मैनेज करें, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। इमोशनल वेलबींग को लेकर योग कैसे मदद करता है? और आपके पास भी कई ऐसे लोग आते होंगे जिन्होंने एक बहुत लंबा रास्ता तय किया होगा या जिनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया होगा। अगर वो कुछ अनुभव आप साझा करें हमारे साथ। तो देखिए, स्ट्रेस जब हम लेते हैं ना, वो सिर्फ यहीं पर दबकर नहीं रह जाता है, वो पूरी बॉडी में पेन की तरह। और आपने नोटिस किया होगा, जब आप स्ट्रेस लेते हैं, या मैं जब स्ट्रेस लेती हूँ, मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे ना बिजली कड़कने से बड़ा डर लगता है। तो जब बिजली कड़कती है ना, तो मेरे पेट में गुड़गुड़ होती है। तो वो क्या है, मेरी बॉडी बता रही है कि तुम स्ट्रेस ले रही हो। ये बॉडी का तरीका है बताने का, आप स्ट्रेस ले रहे हो। कोई इंसान है, उनको जब वो स्ट्रेस लेते हैं, उनके हाथ में दर्द होता है। ये हार्ट रिलेटेड इशू नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ही है। हाथ में दर्द होना, किसी का पेट खराब हो जाता है, किसी को ट्विचिंग होने लगती है। तो ये इस इमोशनल स्ट्रेस होता है जो हमारी बॉडी अलग अलग जगह पे स्टोर करके रखती है। और योग और प्राणायाम की हेल्प से वो दबा हुआ स्ट्रेस बाहर निकलता है। एक मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगी। आप अगर कभी भी कपोत आसन या फिर आप पलासन थोड़े लंबे समय के लिए करेंगे, तो आपके ग्लूट्स में जो स्टोर हुआ स्ट्रेस है वो बाहर निकलेगा। और अपने आप आपको ऐसा लगेगा, ओवरवेल्म सा लगेगा कि क्या हो रहा है, मैं मतलब रो भी नहीं रही हूँ, आंसू तो अपने आप आए जा रहे हैं। तो योग की मदद से वो जो दबा हुआ स्ट्रेस है वो निकलता है। तो इमोशनल रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा आती है। और आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में, जैसा हम ये भी देखते हैं, आजकल सुपर वुमेन है हम सब, हमें सारी चीज़ें एक साथ करनी है, करियर भी, फैमिली भी। उस चक्कर में हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। बट अगर 15 से 20 मिनट आप थोड़ा सा योग अभ्यास और प्राणायाम कर लें, तो आपकी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ, जैसे स्वामी जी ने भी कहा, हमारी लेफ्ट और राइट साइड होती है बॉडी की, सन और मून साइड, वो बैलेंस होगी। और आपके जो प्राण हैं वो सुषुम्ना नाड़ी में, वेगस नर्व में जाएंगे, जिससे पूरी बॉडी में एक बैलेंस आएगा। और ना ही सिर्फ इमोशनल बल्कि मेंटल डिसिप्लिन के साथ साथ मेंटल रिलैक्सेशन और मेंटल क्लैरिटी भी आती है। बिल्कुल। और इसी डेफिनेशन को ही हम आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर गोस्वामी। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और साथ ही स्पिरिचुअल, ये है टोटल हेल्थ, जिसको हम सही मायने में स्वास्थ्य कहेंगे, संपूर्ण स्वास्थ्य कहेंगे। हमने डिसअपॉइंटमेंट की बात की, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आजकल सेल्फ एस्टीम का लो होना, कॉन्फिडेंस का लो होना, या तो कॉन्फिडेंस लो है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं। अब देखिए जनरेशन में अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं। कैसे आपको लग रहा है कि आज की जनरेशन जो है वो उसके लिए योग का मार्ग अपनाना बहुत ज़रूरी हो चुका है? और कैसे, कहा जाता है ना, कई लोगों के मन में मिथ भी होता है कि क्या सांसारिक जीवन त्याग देना है, योग का रास्ता क्या सांसारिक जीवन को त्यागना है? कैसे हम आज के जीवन की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करते हुए योग के सहारे तमाम गुण भी अपने अंदर ला सकते हैं? नहीं, योग का अर्थ जंगल में जाना नहीं है, हिमालय पर जाकर तपस्या करना नहीं है। वो भी है, वो अपनी जगह ठीक है। संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए योग की साधना अपनी जगह ठीक है। जो जहाँ है वो वहाँ से प्रैक्टिस करेगा। जो गृहस्थ में है वो गृहस्थ से प्रैक्टिस करेगा, जो पॉलिटिशियन है वो पॉलिटिक्स में रहते हुए प्रैक्टिस करेगा, जो सर्जन है वो सर्जरी करते हुए प्रैक्टिस। जो जहाँ है, गीता में भगवान ने कहा ही नहीं कि आप घर छोड़ो। योग के शास्त्र ये कहते ही नहीं है कि आप घर छोड़ो, वो कह रहे हैं आप जहाँ हैं बस वहाँ धीरे से योग का अभ्यास करना शुरू कर दो, जुड़ जाओ अपने साथ। तो अपने साथ जैसे ही आप जुड़ने लगेंगे तो उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपने घर में ही योग का अभ्यास नहीं कर सकते तो जहाँ भी जाएंगे ये मन तो साथ ही चलेगा। यदि मन यहाँ बिखरा है तो जहाँ पहुँचोगे बिखरा मन साथ चला, तो वहाँ भी बिखरा हुआ होगा। यदि हमारा जो घर है वो प्रेम का केंद्र नहीं बन पाया, 2 या 4 लोगों से हम प्रेम नहीं कर सकते, बड़े प्यार से, मधुरता से व्यवहार नहीं कर सकते, तो हम वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा संसार मेरा परिवार है, तो वो संभव नहीं होगा। तो जिनसे भी आप उठते हो, बैठते हो, उनसे आपका व्यवहार बहुत मधुर होना चाहिए। आपके इमोशंस बैलेंस होने लगेंगे, आपका शरीर स्वस्थ होने लगेगा। जैसे ये बात हो रही है कि साइकोसोमैटिक डिजीज़ होती हैं, मन से चलती हैं, तन पर आती हैं। बीमारी तो पहले मन में आ चुकी होती है, बाद में शरीर पर प्रकट होती है। तो यदि हमने योग के अभ्यास के माध्यम से अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी भावनाओं को और अपनी आध्यात्मिकता को
जैसे भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो आयुर्वेद है वो कह रहा है सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यादि। तो स्वस्थ की परिभाषा ही अनोखी है। वहाँ शरीर की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, इंद्रियों की बात कर रहे हैं, प्राणों की बात कर रहे हैं और आत्मा की बात कर रहे हैं, प्रसन्नता की बात कर रहे हैं। तो जीवन में सब कुछ हो, प्रसन्नता ना हो तो वो जीवन थोड़ा अधूरा सा हो गया। तो योग भीतर से प्रसन्नता देता है, प्रेम देता है, आनंद देता है, मौज देता है, मस्ती देता है, खुशी देता है, एक नृत्य देता है जो अंदर से आप जहाँ भी हैं आप योग का अभ्यास वहाँ कर सकते हैं। बच्चे हैं वो कर सकते हैं, वृद्ध हैं वो कर सकते हैं। उम्र का कोई रोक टोक नहीं, धर्म की कोई रोक टोक नहीं, जाति की कोई रोक टोक नहीं, देश की कोई रोक टोक नहीं। रोक टोक नहीं है, जहाँ शरीर है वहाँ योग है। क्योंकि योग तो शरीर के लिए है, इंद्रियों के लिए है, मन के लिए है, प्राणों के लिए है और अपने को जानने के लिए है कि मैं कौन हूँ। ये शरीर हूँ, ये नाम, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये धन, ये जो बाहर है ये मैं हूँ, या ये जो इंद्रियाँ, ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार ये मैं हूँ। तो जब हमने कहा ये अहंकार मैं हूँ तो अहंकार तो हमें कभी खुशी देगा और कभी दुख देगा। अहंकार के दोनों पड़ाव हैं। वो या तो बिल्कुल डाउन कर देगा, मैं बहुत डिप्रेस हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, ये भी अहंकार का निचला रूप है। मेरे जैसा कोई नहीं है, ये भी अहंकार का बिखरा हुआ रूप है। तो दोनों ही अहंकार हैं। योग की साधना इस अहंकार की एनर्जी को बैलेंस करती है और जैसे ही ये अहंकार की एनर्जी बैलेंस होती है, ये अहंकार की एनर्जी प्रेम में बदल जाती है। एनर्जी वही है, बैलेंस होते ही प्रेम कहलाएगी, इम्बैलेंस होते ही अहंकार कहलाएगी। तो योग की प्रैक्टिस जैसे जैसे आप ध्यान की प्रैक्टिस करते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं अपने आप से, बॉडी की सारी एनर्जीज बैलेंस होती चली जाती हैं और सारे सद्गुण प्रकट हो जाते हैं जो महर्षि पतंजलि यम में कह रहे हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह सब प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि आप शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान को साध रहे हैं और फिर आसन के माध्यम से अपने शरीर को हम हल्का देते हैं, लचीलापन देते हैं, स्वस्थ रखते हैं। क्योंकि शरीर ही है, ये शरीर ही है कि परिवार की संभाल हो, धन की संभाल हो, व्यापार की संभाल हो। शरीर स्वस्थ है तो सब है। फिर प्राणायाम से हम प्राणों को साधते हैं, प्रत्याहार से इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, धारणा से अपने आप में एक निश्चय भाव लेकर आते हैं, दृढ़ता लेकर आते हैं, ध्यान से एक ठहराव लेकर आते हैं और समाधि से समाधान प्रकट हो जाता है। इस तरह से यह 8 अंगों वाली साधना व्यक्ति के पूरे विकास को वृद्धि देती है, या यूँ कहें कि व्यक्ति को व्यक्ति, मानव को मानव या महामानव बना देती है। योग की साधना कहीं छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं, बस जहाँ हो वहाँ हल्का फुल्का योग का अभ्यास कर लो। जिस उम्र में हो उसमें जितने आसन कर सकते हो, जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना करना। ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। पतंजलि तो ज़बरदस्ती कह ही नहीं रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बस कम करो, लेकिन थोड़ा करो, धीरे धीरे लेकिन करो बिल्कुल। और जैसे आपने कहा भी है, जो बीमारियों की हम बात करें, WHO खुद कह चुका है कि 60% से ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो जीवन शैली से जुड़ी हैं और उन्हें योग और आयुर्वेद के बिल्कुल जरिए उन्हें ठीक किया जा सकता है। और अगर उसके रास्ता अपनाया जाए तो ये बीमारी हमें होंगे ही नहीं, हम उनसे दूर रहेंगे। क्योंकि आप गलत बैठे हैं तो कमर में दर्द हो रहा है, तो आप सही बैठना शुरू कर दीजिए। हाँ। जैसे आपने अपनी कमर को सीधा कर लिया अभी, तो झुके बैठे तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, L3, L4, L5 में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, डाइजेशन पर उसका इम्पैक्ट हो रहा है। बस सीधे बैठ जाइए। गर्दन झुकाकर बैठे हैं, यहाँ खिंचाव आ रहा है, सीधे बैठ जाइए। तो नया बीमारियां हो रही हैं, गर्दन झुकी हुई है और लगातार हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, हमारी कोहनियां हवा में लटकी हैं तो कंधे पर दर्द आ रहा है, तो क्यों ना पूरी सपोर्ट लें। आप लेटे हैं बिस्तर पर, मोटा तकिया है, मैट्रेस ठीक नहीं है तो लेटने का उसका असर आ रहा है। ब्रश कर रहे हैं, गर्दन झुकी है, खाना खा रहे हैं, गर्दन झुकी है, ड्राइविंग कर रहे हैं, पोस्चर ठीक नहीं है, वॉक कर रहे हैं, पोस्चर इम्बैलेंस हो रहा है। आप कुछ भी कर रहे हैं और आपका पोस्चर ठीक नहीं है। जो अंदर डाल रहे हैं खाकर, उससे शरीर बन रहा है। अब गलत खा रहे हैं तो गलत अंदर जा रहा है तो शरीर बीमार हो रहा है, गलत बैठ रहे हैं शरीर बीमार हो रहा है। तो जीवन शैली यदि ठीक हो जाए तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाए। बिल्कुल। और ये जीवन शैली ठीक करने की बात आयुर्वेद में बहुत सारे नियमों के जरिए भी है। डॉक्टर शर्मा, मैं चाहूँगी कि आप मोटे मोटे पॉइंट्स के थ्रू हमें, हमारे दर्शकों को बताएं। गलत खा रहे हैं की बात की डॉक्टर गोस्वामी ने, बहुत सारे विरुद्ध आहारों की बात है जिसका आजकल कोई पालन नहीं करता है, जिसका जो मन होता है वो उस समय खाता है। दिनचर्या तो अलग बात है, ऋतुचर्या अलग बात है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग कॉम्बिनेशन के साथ अगर खाई जाएं तो हो सकता है गलत प्रभाव भी पड़े। तो और ऐसे कौन सी बातें हैं आहार को लेकर ख़ास तौर से जिन्हें आज आप बताना चाहेंगे और अपनाना ज़रूरी है लोगों के लिए? मैं इसके ऊपर फोकस मैं यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो आपको खान पान जो दिख रहा है शादी ब्याह समारोह में,
उनके ऊपर मैं उनको करेक्ट करना चाहूँगा, जिससे आपके श्रोतागण को इजीली समझ में आए और वो उसका पालन कर पाए। जैसे आयुर्वेद कहता है कि हमें सबसे पहले मधुर रस का सेवन करना चाहिए, फिर अम्ल रस जो होते हैं उनका सेवन करना चाहिए, फिर लास्ट में कटु तिक्त कषाय रस का सेवन करना चाहिए। लेकिन हम शादी ब्याह में क्या करते हैं, सबसे एंड में गुलाब जामुन खाते हैं। खीर पहले खानी चाहिए। हाँ, खीर पहले खानी ये चाहिए। पता नहीं है लोगों को, है ना? मीठा पहले खाना है। इसी के साथ में जो वो तो विरुद्ध कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमने उसको आइसक्रीम भी मिला दिया, तो और ज़्यादा उसको विरुद्ध कर दिया हमने, क्योंकि आपकी अग्नि आपने सबसे लास्ट में खाया, अग्नि उस समय पूरा अपना पाचन वाला काम है वो लगभग कर चुकी होती है। उसके बाद में आप खा रहे हो तो वो गुलाब जामुन पचाने की क्षमता नहीं है, और आपने उसके ऊपर ठंडा डाल दिया तो अग्नि को, और जब आप अग्नि पे ठंडा डालोगे या पानी डालोगे अग्नि तो बुझेगी, तो उसको और विरुद्ध कर दिया आपने। गुलाब जामुन ठीक थी, फिर दूसरी भी खा रहे हैं। है ना। तो इसी तरह जो है ना कि जैसे हम जाते हैं जूस पीने जाते हैं किसी भी, तो सब दूध और कोई फ्रूट है उसका मिक्सचर का हम जो शेक पीते हैं, जो टोटली विरुद्ध है। वेरियस रिसर्च स्टडीज से ये प्रूवन हो चुका है कि जो शेक्स जो होते हैं, जैसे केला है, दूध है, आम है, दूध है, इन दोनों के वीर्य जो है, एक शीत वीर्य एक उष्ण वीर्य, इन ऑपोजिट वीर्य को यदि हम सेवन करेंगे तो दैट विल लीड स्किन डिसऑर्डर्स। आपको जो त्वचा के रोग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, जैसे सोराइसिस की कंडीशन है, लेकिन वो लोगों को ये पता नहीं है। वो सिर्फ डॉक्टर के पास जब उसके बीमारी हो जाती है तो वो लेकर के जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं पीछे जो है क्या उस खान पान रखा मैंने, उस वजह से ये हुआ। तीसरा इसी के साथ में जो सबसे कॉमनेस्ट है, दही का सेवन। अब दही जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है अभिसंधि, यानी बॉडी के अंदर आपके जो इस तरह का अभिसंधि गुण ले आएगा, जिससे आप एक निढाल इस तरह के हो जाएंगे। इसी तरह बॉडी में जो स्रोतस है उसमें भी अभिसंधि, यानी उनकी सारी एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन कर देता है। हम उस दही का सेवन जो है, जब रात का जो समय होता है उस समय सभी लोग दही का सेवन कर रहे हैं। तो रात का समय भगवान ने हमें दिया है सोने के लिए, कि आप अंधेरा होने वाला, आप सो जाइए, आपकी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ जो है स्लो डाउन हो रही है, अब आप रेस्ट करिए। उस समय हमने वो दही खा लिया, तो दही खाने से एक्टिविटीज़ ऑलरेडी डाउन है, आपने उसको दही सेवन करके स्रोतस में और अवरुद्ध पैदा कर दिया, तो वो फिर डायबिटीज़ को लीड करेगा आपको, आप फ्यूचर में जो डायबिटीज़ होने की संभावना है। तो इस तरह से बहुत सारे जो उदाहरण हैं जिनको हमें सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल। और इन्हीं छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। जैसे सृष्टि, मैंने आपसे पहले भी जानना चाहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप देश विदेश में योगा सिखाती हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आप हमारे साथ या दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे जिसमें आपने बड़े बदलाव होते देखे हैं जीवन में लोगों के? बिल्कुल, और मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं इस फील्ड में हूँ। मेरी दिन की शुरुआत इतने पॉजिटिव फीडबैक से होती है, जहाँ पे मैं एक स्टूडेंट की कहानी बताना चाहूँगी। बहुत ही पॉजिटिव कहानी है, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है, बहुत इंस्पिरेशनल भी है। नाम मैं नहीं लूँगी ऑब्वियसली, बट वो स्टूडेंट कई सालों से कंसीव नहीं कर पा रही थी। आजकल कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और बल्कि ये एक बॉडी का नेचुरल एक वर्किंग है, ये होना ही है, बट इस नेचुरल चीज़ में जो होनी ही है उसमें ऐसी दिक्कतें आ रही है। किस वजह से? क्योंकि हम हर समय पॉल्यूटेंट्स, हर समय ये प्लास्टिक और स्ट्रेस, वर्कलोड, इन सब से ऐसे घिरे हुए हैं कि हमारा स्ट्रेस लेवल जो है, कॉर्टिसोल है, वो हमेशा हाई ही रहता है, और जो रिलैक्सिंग हार्मोन्स हैं वो बहुत कम, रात को भी नींद सही से नहीं आती है। तो उन्होंने कई साल, कम से कम 6 साल उन्होंने कंसीव करने का, माँ बनने का ट्राई किया। फिर बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे IVF, IUI। अच्छी बात है कि साइंस में इतना एडवांसमेंट है कि ये टेक्निक्स आ गई हैं, बट IVF, IUI प्रोसीजर भी ये इंश्योर नहीं करता है कि आपकी प्रेगनेंसी रिटेन होगी, क्योंकि आपकी फर्टिलिटी, आपका जो बच्चा ठहरता है, वो लिंक्ड होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से, और जब सबकॉन्शियस माइंड आपका रिलैक्स्ड नहीं है तो वो आगे आपकी प्रेगनेंसी नहीं बढ़ पाएगी, बेशक IUI हो या IVF हो। तो उन्होंने ये सोचकर योगा नहीं ज्वाइन किया
कि मुझे कंसीव करना है, उन्होंने सोचा सब को छोड़कर अब मैं बस अपने आप पर ध्यान दूंगी, अब सिर्फ मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान दूंगी। जब उन्होंने सारी अपनी बोलते हैं ना सारे एम्स गोल सब बाहर निकालकर सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी दी, विद इन 3 मंथ्स, आप यकीन नहीं मानेंगे प्रीति, उन्होंने नेचुरल कंसीव किया और उनकी आंखों में जो आंसू थे, और एक माँ के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर वो मेरे से ये बोलती है कि मैं ये बच्चा आपको ओ करती हूँ, कितनी बड़ी बात है। वो पॉसिबल हो पाया क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिलैक्सेशन लाया योग की मदद से। जैसा पतंजलि जी ने भी बोला है, स्थिर सुखम आसनम, ये एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है जो काफ़ी लोग नहीं फॉलो करते हैं, बट मैं अपनी क्लास में ज़रूर फॉलो करती हूँ। स्थिर सुखम आसनम माने कि आप जब आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम अगर आप हिल डुल रहे हैं, पेन है, काँप रहे हैं, पेन में रहकर भी आसन में हैं, बॉडी रिलैक्स नहीं है, तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर बॉडी ही शांत नहीं है तो मन में कैसे शांति आएगी, मन कैसे वन पॉइंटेड रहेगा, एंड दैट्स द होल पॉइंट। तो पहले आसन पर अपना जमाइए, एकदम अच्छे से करिए और फिर आगे आप अपने स्किल्स को डेवलप करिए। बिल्कुल। और इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, जैसे किसी महिला को गर्भवती होने के लिए भी आयुर्वेद में कुछ 50 अग्रह मीन्स जो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, वो बताएं कि इस डिजीज़ को ठीक करने के लिए बेस्ट है, इसको ठीक करने के लिए बेस्ट है। तो ऐसे एक है कि सोमनस्य गर्भधारणाम, कि सोमनस्य मतलब मेंटल पीस जो है, यदि मानसिक रूप से स्वस्थ है आप तभी गर्भ का धारण हो सकता है। बिल्कुल। नहीं तो आप कितना ही सब कुछ ठीक है, फिजिकली ठीक है, सब कुछ ठीक है, यदि मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो आप गर्भ का धारण होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो इसीलिए उसके ऊपर जो फोकस है वो योग के द्वारा ही पॉसिबल है कि सोमनस्य का जो रिसर्च में भी साबित हुआ है कि कोर्टिसोल को नियंत्रित करने में योग का एक बड़ा रोल है। और इसीलिए कई लोग कहते भी हैं, और ये स्टडीज भी हैं डॉक्टर गोस्वामी, कई कहते हैं हम अच्छा खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां उस परिवार में आई हैं, तो उसका एक बड़ा कारण स्ट्रेस है। इस वजह से कई बीमारियां हो रही हैं। अब क्योंकि समय कम है, मैं चाहूँगी जो कॉमन मिथ्स हैं या कहें कॉमन क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, उन पर आप जवाब दें। सबसे पहला सवाल होता है, मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, तो क्या मैं योग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? लोगों को ऐसा लगता है। योग का लक्ष्य फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करना नहीं है। ठीक है। योग का लक्ष्य है कि आप संतुलित हो जाएं, और जैसे जैसे संतुलन बढ़ता जाएगा फ्लेक्सिबल होते चले जाएंगे। बिल्कुल। तो जितने फ्लेक्सिबल हैं वही काफ़ी है। जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हैं, यात्रा वहीं से शुरू होनी है। ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तब फिर योग करेंगे, पहले तैरना आएगा तब पानी में उतरेंगे। अब पानी में उतर जाइए, तैरना अपने आप आ जाएगा। आप योग करना शुरू कर दीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप आ जाएगी। और ये भी सवाल होता है कि मुझे कितना प्रैक्टिस करनी है एक किसी भी योग आसन पे? एक आसन पर जितनी देर आप कर सको, स्थिर सुखम आसनम, यानी कि जब तक आप स्थिर हो, जब तक सुख का अनुभव हो रहा है, तब तक फायदा क्या होगा? स्थिरता आएगी, सुख मिलेगा। कितनी देर तक करें? क्योंकि आसन की परिभाषा भी यही है, स्थिर सुखम आसनम। किसे कहते हैं आसन? स्थिरता से सुखपूर्वक। कितना करें? जब तक स्थिर है, जब तक सुख लग रहा है। क्या लाभ होगा? स्थिरता आएगी और सुख मिलेगा। तो थोड़ी देर करें, बहुत आराम से करें, डूब के करें, लीन होकर करें, प्रयत्न कम से कम हो, एफर्टलेस हो। ये यहाँ पर योग में ऐसा नहीं है कि नो पेन नो गेन, ये जबरदस्ती की साधना नहीं है, ये तो सहज साधना है, ये तो एंजॉय की साधना है। अपने शरीर के साथ अपने आप को इतना प्रेम करें। योग के आसन शरीर को प्रेम करना सिखाते हैं। अलग अलग पोस्चर्स, आप अलग अलग अंगों को प्रेम कर रहे हैं, उसको ध्यान दें, कैसे खिंचाव आ रहा है, कैसे दबाव पड़ रहा है। जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि आपका शरीर जैसे आपसे बात कर रहा है, वो फ्लेक्सिबल होता जा रहा है। तो जितना आप सहज तरीके से कर सकें उतना करना शुरू करें। आपके पास 5 मिनट है, ठीक है, 5 मिनट करें। जब आपको अच्छा लगेगा, कल आप 6 मिनट देंगे। अच्छा लगता जाएगा, आपको लगेगा अरे 1 घंटा देना चाहिए इसको। तो धीरे धीरे बेकार के टाइम हटते जाएंगे और इसको आप समय देते चले जाएंगे। और इसी उत्तर में मुझे लग रहा है मेरे अगले सवाल का भी जवाब था। लोग ये पूछते हैं कि स्ट्रेचिंग या अदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस से योगा कैसे अलग है? तो मुझे लग रहा है जो आपने उत्तर दिया उसमें बहुत बाकी एक्सरसाइजेस शरीर तक है। योग शरीर से शुरू होता है, इंद्रियों को संभालता है,
प्राणों को संभालता है, मन को साधता है, बुद्धि को सूक्ष्म करता है और आपको अपना पता बताता है, अपने से जोड़ता है। बाकी एक्सरसाइजेस केवल फिजिकल लेवल पर कार्य करती हैं, ये आपको स्व के भाव से जोड़ने की क्रिया है। तो उम्र का कोई भी पड़ाव हो, बीमारी भी है, व्यक्ति बेड पे लेटा है, कोई बीमारी है, कुछ नहीं उठा जाता, आप और एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक है, योग कर सकते हैं। ठीक है। और ये सवाल भी पूछा जाता है डॉक्टर शर्मा कि कितना खाने के बाद मुझे कितनी देर वेट करना चाहिए योगा, अगर मुझे योगा का अभ्यास करना है तो? योग का खाने से रिलेशन बिल्कुल है, लेकिन कितना गैप देना है अगर योग का अभ्यास करना है, बाद में भी और पहले भी? आयुर्वेद क्या मिनिमम 1 आवर एटलीस्ट कि आपका खाना जो है सेमी डाइजेस्ट स्टेज में तो हो चला जाना चाहिए, कि आपकी जो मेन इंटेस्टाइनल लेवल है, स्टोमक लेवल है, इस लेवल पे वो रहे नहीं, और वहाँ से पच करके वो जो जहाँ एब्जॉर्प्शन की स्टेज आती है वहाँ तक वो चला जाए। जो 3 घंटे का जो आवर्स है, एक याम जिसको बोलते हैं, वो 3 घंटे यदि आपने खाना खाए हुए हो गए हैं कि वो पाचन की अंतिम स्टेज में और एब्जॉर्प्शन की स्टेज में है, तब हम योग कर सकते हैं। तो ये भी निर्भर करता है कि योग में कौन सा अभ्यास। अच्छा, मान लो षटकर्म के अभ्यास है तो नहीं कर सकते, वो खाली पेट ही होगा। जी, अग्निसार क्रिया कर रहे हैं नहीं कर सकते, नौली करना है नहीं कर सकता है, पेट पर लगातार दबाव डालने वाले आसन करने नहीं कर सकते, शीर्षासन करना है नहीं कर सकते, टॉक्सिन्स के साथ साथ खाना भी बाहर आ जाएगा। तो योग के आसन हल्के फुल्के आसन कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं 3 घंटे के बाद। लेकिन अधिकतर कोशिश ये करनी चाहिए सुबह कर लें। तो खाने के बाद करना है तो बस सूक्ष्म क्रियाएं कर लें, सांसों पर ध्यान ले आएं, तो वो हल्का। वरना कितना आप क्या बताएंगे, 2 घंटे का गैप बहुत है? 3 घंटे गैप तो कम से कम होना चाहिए। फिर वो निर्भर करेगा कि अभ्यास कौन सा कर रहे हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है जो कि पूछा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान क्या योग किया जा सकता है? बिल्कुल। गर्भावस्था का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में फुल स्टॉप लग गया है। गर्भावस्था में आप जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, ऑब्वियसली आप जंपिंग नहीं कर सकते, आप बहुत जो भारी वेट्स हैं वो नहीं उठा सकते, क्योंकि पहला जो ट्राइमेस्टर होता है वो बहुत ही क्रूशल होता है। पर जैसे मैं 15 साल से योग कर रही हूँ, अगर मेरी गर्भावस्था होती है तो मेरी तो योग मेरे लिए एक दिन का हिस्सा है, मेरा तो ऐसा लगेगा कुछ करा ही नहीं मैंने दिन में। तो जितना आपकी बॉडी अलाउ करे, सूक्ष्म क्रियाएं जैसे स्वामी जी बोल रहे हैं, जितना बॉडी अलाउ करे, सुख की अनुभूति जब तक होती रहे, उतने आसन आपको ज़रूर करने चाहिए। वो आपकी बेबी की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ब्लड का अच्छा फ्लो पूरी बॉडी में बना रहता है। ठीक है। और जो व्यक्ति योग शुरू करे ना, वो संकल्प करे जीवन के आखिर दिन तक योग का अभ्यास हम करेंगे ही करेंगे। एक दिन भी ऐसा नहीं जाए जब हम योग का अभ्यास नहीं करेंगे। इवन मेरे जीवन में तो ऐसा ही है। हमने 1979 से शुरू किया था योग का अभ्यास, आज 46 साल हो गए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है, फ्लाइट में है तो भी करेंगे, विश्व के किसी भी देश में है जरूर करेंगे, किसी भी स्थिति परिस्थिति में है जरूर करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि एक दिन भी योग अभ्यास ना किया हो। हमें लगता है शायद पाप हो रहा है। तो ऐसा जब पक्का हो जाए, ये मैसेज आपके जरिए गया है कि आज ही ये संकल्प लें कि योग को दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाना है, चाहे मन की स्थिति कैसी भी हो, क्योंकि वो धीरे धीरे करके जब यात्रा आगे बढ़ेगी तो उसका भी आप जो मैं कहूँगी कि सुख का अनुभव है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। ये भी बता दीजिए कि जो आज संकल्प ले रहे हैं उनके मन में ये भी होगा कि मेरे पास तो कोई योग गुरु नहीं है, तो मैं कैसे शुरुआत करूं? तो शुरुआत के लिए आप क्या बताएंगे? क्या योग गुरु का होना ज़रूरी है या कुछ और ऐसी बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को और योग शुरू कर सकें? बेहतर है कि आसपास आज इतना योग का प्रचार हो रहा है, सब योग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आसपास कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो योग गुरु मिल जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की एक स्थिति होती है, एक अवस्था होती है, एक बीमारी होती है, उसकी एक सामर्थ्य होती है। व्यक्ति को नहीं पता कि उसे क्या करना है। यदि शरीर स्वस्थ है तो बात अलग हो जाती है, फिर वो कोई सा भी अभ्यास कर सकता है। लेकिन शरीर यदि अस्वस्थ है तो फिर एक एक्सपर्ट के पास जाएं, वो बताएंगे कौन सा अभ्यास आप कर लें। अन्यथा आप हल्के फुल्के सूक्ष्म क्रियाएं कर लें, खड़े होकर 1-2 ताड़ासन कर लें, ऊर्ध्वस्त उत्तानासन कर लें, कटी चक्रासन कर लें, कमर के बल लेट जाएं, एक पैर से उत्तान पादासन कर लें, एक पैर से पवन मुक्तासन कर लें, सेतु बंधासन कर लें, नितंबासन कर लें, है ना, उल्टा लेटकर भुजंगासन कर लें, धनुरासन कर लें, बैठकर वज्रासन, मंडूकासन कर लें, अर्धमत्स्येंद्रासन बहुत अच्छा है। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन कर लें, धीरे से उज्जाई प्राणायाम कर लें, भ्रामरी का अभ्यास कर लीजिए, लंबा गहरा श्वास भर लीजिए। तो ये हल्के फुल्के अभ्यास इस तरह से योगा प्रोटोकॉल, इस तरह से ये 20 मिनट का किताबों में या अभ्यास वीडियो में भी आसानी सब से जगह अवेलेबल है। ठीक है। अब आखिर में एक सवाल और है सृष्टि, किस तरह के कपड़े पहनकर योग करना है? कैसे कपड़े होने चाहिए?
योग के समय जितने ब्रीदेबल फैब्रिक के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े आप पहन सकते हैं उतने पहनिए, क्योंकि अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहनेंगे तो जहाँ जिस ऑर्गन तक हमें एनर्जी का रुख करना है या ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड फ्लो बढ़ाना है, पेल्विस में ब्लड फ्लो बढ़ाना है, आप टाइट कपड़े पहनेंगे वो नहीं हो पाएगा। तो ब्रीदेबल फैब्रिक होना चाहिए, कॉटन, खादी, आप जो पहनना चाहते हैं। मैं बहुत साल पहले मैंने ट्राई किया ऐसे लेगिन वगैरह पहन के करने का, वो सुख की अनुभूति वो नहीं हुई मुझे। तो लूज़ पजामा और लूज़ कपड़े पहनकर ही मैं योग करती हूँ, जिसमें आसानी से सारी मूवमेंट हो पाए और अच्छे से रक्त का संचार हो पूरी शरीर में, टिप से लेकर यहाँ की और टो तक। ठीक है डॉक्टर शर्मा, लास्ट में आपका मैसेज। लास्ट में मैं आपने विजय जी की कहानी से शुरुआत की सबसे थी। पहले विजय की कहानी में ये आप में मैसेज गया था कि उसने एक संकल्प लिया था, IDY से शुरू किया था और एक सिद्धि तक पहुंचा था कि उसने कंप्लीट हेल्थ जो फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल तक प्राप्त किया था। तो यही कहना चाहूँगा, इसी तरह हमें हमारे देश के या संपूर्ण विश्व के लोगों को इस IDY जो 21 जून को आने वाला है 11वां, उसके अंदर सभी को इस बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए और विजय की तरह हमें संकल्प से सिद्धि की ओर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम लोग सभी हमारे देश के विकास के अंदर जो है अग्रसित रहें। बिल्कुल, यानी अगर हमें कोई रोक रहा है योग की यात्रा पर आगे बढ़ने से तो हम सिर्फ खुद हैं। बिल्कुल। तो ये स्वस्थ रहना है तो योग कीजिए। बिल्कुल, तो ये संकल्प आज आप सभी लीजिए। तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगी। सृष्टि आपका, डॉक्टर शर्मा आपका, डॉक्टर गोस्वामी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की इस दिलचस्प और विचारोत्तेजक चर्चा से एक बात साफ हो गई है कि योग ये केवल शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय नहीं है, ये जीवन जीने की एक सजीव कला है और आयुर्वेद का साथ यात्रा में चोली दामन जैसा है। हमने जाना कि कैसे आज के तनाव भरे माहौल में योग हमें संतुलन देता है, आत्मविश्वास लौटाता है, खुद से जुड़ने का मार्ग दिखाता है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर हम अपने जीवन में न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि शांति भी ला सकते हैं। और अब समय है केवल जानने का नहीं, इसे अपनाने का भी। जैसा हमने कहा, आज ही आप भी संकल्प लीजिए, हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, सांसों को महसूस कीजिए, भीतर की शक्ति को जगाइए, क्योंकि जब मन शांत होता है तब जीवन वास्तव में सुंदर लगता है। इस यात्रा में, इस चर्चा में आप सभी शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आयुष्मान भव की इस अंक में बहुत बहुत जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और हम जाते जाते भी एक बार फिर से इस बात को दोहराएंगे कि एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और एक नए संवाद के साथ तो हम मिलेंगे, लेकिन अगली बार जब हम जुड़ें तो योग की यात्रा पर आप पहला कदम बढ़ा चुके हों, ये हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।